करेंगे, उसके बाद हम अभय सर से बात करेंगे। वेलकम ऑल टू बेटर लाइफ। आज हमारा 30वां सेशन है, 30th सेशन है हमारा, और इस सेशन में जो है हम लाइव बिजनेस स्किल सेट सीखते हैं। आज तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को हमारे यहाँ पर इनवाइट किया, और हमारे पास से बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट है, वो सीख के गए हैं, सीख रहे हैं। और आज जो है हमारे साथ डॉक्टर अभय शालिग्राम जी है। उससे पहले जो है आज 30 सेशंस की जो जर्नी करते वक्त हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज अचीव की है। तो मैं मनोज कुमार जी से बात करूंगा। मनोज कुमार जी हमारे साथ लाइव है ऑडियो में। तो मनोज कुमार जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप ये जो हम जो सारा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? आपकी अचीवमेंट काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ओके सर। एक्चुअली मैं सबसे पहले सहयोगी सर से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और जब से मैं इस बेटर लाइफ इसमें प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, तब से मैंने देखा है कि सर हर वीक को बहुत अच्छे व्यक्ति को बुला के वो अच्छे गाइड्स सब लोगों को देते हैं। और वही कुछ प्रोग्राम्स मैंने भी अटेंड किए। और जो मैं एक जिला परिषद स्कूल का टीचर हूँ अकोला जिला परिषद में, तो मैं काफ़ी 6 सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम बच्चों को मराठी में से इंग्लिश भाषा पढ़ना सिखाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे ये बेटर लाइफ के जो जो भी गाइड्स अभी तक प्रोग्राम में मैंने सुने, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और बेसिकली मुझे जब से मेरा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, तो जो गाइडलाइंस मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से मिली उसको मैंने यूज़ किया। और उससे मैंने देखा कि मेरे काम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और जो जो पॉइंट्स मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे, वो मुझे इसमें से मिले, जिसके वजह से मैं एक मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे से प्रेजेंट कर सका। और उसका रिजल्ट मुझे ये आया कि आज मैं अकोला जिला परिषद के सभी टीचर्स को मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। और जिला परिषद के सभी टीचर्स को मैं गाइड कर चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम जिला परिषद के सभी बच्चों का स्टैंडर्ड अंग्रेजी स्कूल के बच्चों के तरह कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सब कुछ मेरा आत्मविश्वास वगैरह बढ़ा है, वो मैं इसका बहुत सा क्रेडिट बेटर लाइफ के जो गाइड मुझे मिले उनको देता हूँ। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, हम इसमें से बहुत कुछ सीखते हैं। और सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें कि सर एक अच्छे ट्रेनर्स को हमारे लिए अवेलेबल करा के देते हैं, जो हम एक्चुअली इजीली हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मैं सभी जो इस प्रोग्राम में काफ़ी सम्मिलित लोग हैं, उन्हें ये बोलना चाहता हूँ कि समय निकाल के हमें ये सुनना है। और अगर हमने उस समय हम नहीं ज्वाइन हो सकते, तो रिकॉर्डिंग अगर हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमें इसमें से बहुत कुछ फायदा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक मनोज जी। कैसा लगता है कि जब अभी आप न्यूज़पेपर में छाए हुए हो, आपका बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ जाता है, बहुत सारे ऑफिसर्स आपको बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, और जो है जो हमें अभी ग्लोबल टीचर अवार्ड जिनको मिला है, ठीक है, उन्होंने भी आपको सामने से कांग्रेट्स किया, आपके जो ये सारे इनिशिएटिव की दखल ली। तो कैसे लगता है सक्सेस करते वक्त कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। एक्चुअली हम अगर अपने लाइफ में कुछ काम करते हैं तो उसे वो सक्सेस को पाने के लिए सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता सर। उसके लिए बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है। और बहुत से ऐसे बारकावे होते हैं कि जो हम अपने पास जो है वो तो यूज करते हैं, लेकिन हम में क्या गलतियां हो रही है ये हमें दूसरा कोई व्यक्ति बता सकता है। तो ये सब जो बातें हैं ये मैंने सीखी सर। और इस सभी स्टेप्स को पार करके मैं आज जो इस मुकाम पे आया हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात, मैं जिनके लिए ये काम कर रहा हूँ, उनके चेहरों पे की खुशी देखकर मुझे
बहुत आनंद आता है कि मैंने जो कुछ किया वो उसमें मैं सक्सेस हुआ, क्योंकि मैं जिला परिषद स्कूल के हर उस बच्चे को वो स्टैंडर्ड का एजुकेशन देना चाहता हूँ कि जो उसे मिलना चाहिए। तो ये सब जो अभी जो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो जिला परिषद के सीईओ साहब है, उनके वजह से उन्होंने जो ये इस मेथड को सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर पूरा जियो जान लगा के अगर कोई काम करेगा तो उसको डेफिनेटली यश मिलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली आपने सीखा, आपने उसे अपनाया और हजारों लोगों को अपनाते हुए, उनको सिखाते हुए आप एक लेगेसी बना रहे हो, राइट? ठीक है। ओके। तो हाँ सर। ये जो लीगेसी है आपकी, ये लीगेसी के लिए हमारे तरफ से, डॉक्टर शालिग्राम जी की तरफ से, बेटर लाइफ की पूरी टीम की तरफ से, आपकी इस सक्सेस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम थैंक यू। चाहते हैं कि आपका प्यार हमारे लिए हमेशा बना रहे, आपका प्यार उन बच्चों के लिए हमेशा बना रहे, उन टीचर्स के लिए हमेशा बना रहे, जो आप करना चाहते हैं, जो आप लीगेसी अपनी बनाना चाहते हैं, उसमें बेटर लाइफ एक हिस्सा बन पाया, इसके लिए हमें बहुत बहुत दिल से खुशियां महसूस हो रही है। आज हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभय शालिग्राम जी। डॉक्टर अभय शालिग्राम जी के बारे में मैं जितना पता उतना कम है, बिकॉज लास्ट टाइम जब उन्होंने हमें एक सेशन दिया था, तो उस सेशन में उन्होंने हमें बताया था वो कैसे वो, जैसे मनोज कुमार जी जो है हर एक बच्चे के लिए कार्यरत है, वैसे समाज के हर एक अंग के लिए कार्यरत डॉक्टर अभय शालिग्राम जी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग किया हुआ है। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी के, और उसी के साथ वो एक बेहतर इंसान है। आज हम डॉक्टर अभय शालिग्राम जी से सीखेंगे कि अपनी वेलबींग को कैसे मेंटेन करना है। तो डॉक्टर अभय शालिग्राम जी, नमस्ते। यस सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जो है आज हमारे 30 सेशंस में, जैसे कि मनोज कुमार जी की जिंदगी बदल गई, वैसे जो है आप आज हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कार्यरत हो जाइए, और आपका कार्य चल ही रहा है। तो हमें जो है आपके ज्ञान से, विजडम से हमें एनलाइटनमेंट प्रदान करें। ओके, धन्यवाद सर जी, और सबको शुभ संध्या। सर ने मेरे बारे में कहा, ओके, एक इंसान हूँ, इंसान के लिए इंसान ही काम आता है, तो इसी सर आपका कारण से। स्पीकर वीडियो ऑफ है सर। हाँ, ओके। हाँ, इंसान हूँ, इंसान के लिए काम आना चाहिए और इंसान की तरह काम करना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा सामाजिक कार्य में थोड़ा सा मेरा जो वक्त है मैं देता हूँ। और मनोज कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि टीचर ही ऐसा एक व्यक्ति है कि जो एक साइकोलॉजी में एलिजाबेथ हरलॉक नाम की एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक कुम्हार जो मिट्टी को आकार देता है, वो कुम्हार जो गीली मिट्टी होती है उसको आकार देता है, वही काम मनोज कुमार जी कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से ही सीखने की आदत, और जो बच्चों में इंग्लिश की इंफेरिटी हो गई है, न्यूनगंडत हो गया है कि इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज टू मच हार्ड लैंग्वेज, तो बचपन से ये सीखा गया। तो हमारे जो रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के नहीं, के अर्बन एरिया में तो अभी तो 80-85% students are going to publics and convent schools, but in rural area near about 90% students are going to the mother language ZP schools, जो मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है या और है। तो ये रूरल एरिया में एक बार उनको उनमें से एक वो जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स निकल गया दिल से कि इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, देन द स्टूडेंट्स कैन ग्रो अप। तो वो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा नींव होता है कि उनमें से जो कॉम्प्लेक्स निकालना, वो मनोज जी काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं।
और मैं मेरे टॉपिक पे आता हूँ। मेरा टॉपिक जो है वेलबींग इन मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक मैंने पहले सर का फोन आया था, उससे पहले एक आपका एसोसिएट था, उनका फोन आया था। उसके बाद मैंने एक दिन पूरा ले लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेंटल हेल्थ जो है अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग द मेंटल हेल्थ ईयर, और उसके हिसाब से कि ये कोविड की सिचुएशन में और बहुत सारे सिचुएशन में हमारी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है और होती है, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डेवलपिंग द फिजिकल स्ट्रेंथ बट नॉट मेंटल स्ट्रेंथ। और शरीर तो हमारा हम बनाते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए एक साइकोलॉजी का टीचर होने की I am belonging with the psychology subject, so I choose this subject to well-being in mental health. और तो एक एक स्लाइड करके स्लाइड शो में बताता हूँ, उसके बाद आपको एक today I'm going to cover to understand mental health and well-being, what keeps people and organizations well. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? नहीं, यस अभी हो गया। पूरा दिन अभी सर स्लाइड शो में चाहिए। यस आई नाउ इज कंप्लीटली यस सर। mental health and well-being, what keeps people and organization well, and learning about the 5 ways to well-being and about some practical things that improve well-being, and that anything else means whatever the questions from you, I will try to giving answer in. So now please, which screen you like most in your there are so many pictures. Okay, okay. आपके सामने बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उनमें से कि आपको कौन सा पिक्चर ऐसा है कि जो सबसे अच्छा लगता है? सर मेरे लिए तो वो जो फर्स्ट रो में थर्ड वन है ना, दिस वन या ये सबसे बेहतर लग रहा है। हाँ, शेयरिंग टू अदर्स। यस। और कोई है? मनोज जी, निशा जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। मुझे भी फर्स्ट वाला बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड वाला और लास्ट लेन में जो वो बेबी है वो फर्स्ट वन इन द लास्ट लेन। या ओके, सो यू लाइक नेचर है ना? यस यस। और योर एफिलिएशन टुवर्ड्स द चाइल्ड। सो व्हेन यू आर म्हणजे जब आप बच्चों के साथ खेलती है या नेचर में जाके
खुद को एक इन्वॉल्वमेंट देती है तो आपको अच्छा फील होता है। हाँ जी। यस, ओके, यस यस। ओके, सो ओके, चलिए नेक्स्ट। सो व्हाट इज अ मेंटल, ये साइज क्यों मैं बताई मैंने, मैं धीरे धीरे आता हूँ उसकी तरफ। What is a mental health and well-being? According to WHO, a state of well-being where we can reach our potential, cope up with the normal stressors, work productively, and contribute to community. To state the well-being where we can reach our potential, जो हम में potentials है वो जब हम पोटेंशियल को हम आगे लाते हैं, जैसे कि एक इंसान है उसमें एक पोटेंशियलिटी रहती है, वो पोटेंशियलिटी बार बार सामने आती है, और वो सामने लाने के लिए जैसे कि मनोज कुमार जी है, वो उनमें एक पोटेंशियल है कि आई वांट टू, मुझे कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए, तो वो समाज के लिए करते हैं, तो उनमें से एक पोटेंशियल होता है। कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस, नो, कि जैसे कि हमें एक स्ट्रेस जब डेवलप होती है और उस स्ट्रेस से जो तनाव होता है, उस तनाव से हम कोप अप कैसे करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप होता है, उसके रीजन जो है बेसिकली जो साइकोलॉजिकल रीजंस है, उनमें से एक जो है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरा है कंपैरिजन। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी मध्ये आहेत त्याला शब्द, पण मी पहले इंग्लिश मध्ये सांगतो और उसका मीनिंग में हिंदी में बताता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट हमारे जिंदगी का एक अविभाज्य भाग है, वो हमें बार बार सामने आता है, और जब हम वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करते हैं, या हम ट्राई टू अवर लेवल बेस्ट, तब एक कॉन्फ्लिक्ट सा बन जाता है और उस वक्त एक स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे कि एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा जो है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, और तीसरा जो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि हमारे सामने दो ऐसे गोल होते हैं कि जिनमें दोनों में भी पॉजिटिव थिंग्स होती है, लेकिन उस वक्त ऐसा होता है कि हमें वो दोनों में से एक ही चूज करना पड़ता है। उस वक्त हमें वी आर फीलिंग अंडर स्ट्रेस। जैसे कि जो सपोज कि आपके पॉकेट में 1000 रुपीज है और आप मार्केट में गए तो अपना एक शर्ट लेने के लिए, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये 2 शर्ट्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन दोनों की कीमत 1000 and 1000 है, लेकिन खिस्से में या पॉकेट में तुम्हारे 1000 रुपीज है, तो इनमें से एक चूज करना है। दोनों भी अच्छे हैं, दोनों का कलर भी अच्छा है, लेकिन पॉकेट में 1000 रुपए है, इसीलिए मुझे एक ही शर्ट खरीदना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम दुकान से बाहर थे कि वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, लेकिन मैंने तो ये ले लिया, जाने दो, ले लिया, लेकिन हम और 2-3 दिन वही उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, वहां पे हमें वो स्ट्रेस चालू हो जाता है। तो जिंदगी में ऐसे भी आता है कि जैसे कि किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। हेलो,
एक लड़का है, उसको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। साइमल्टेनियसली 2 कॉल आ गए। दोनों भी कंपनीज अच्छी है, दोनों भी सैलरी अच्छी दे रही है, लेकिन उसको एक ही चूज करना है। उस वक्त स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ऐसे अवॉइडेंस स्ट्रेस सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो जो भी मन को अच्छा लगता है वही वहां पे चूज करना है। जैसे कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हाँ, कि ये लाल वाला शर्ट जो है आपको कभी हुआ नहीं, दूसरा वाला था लेकिन उसकी शेड हो गई थी, ये लाल वाला हुआ नहीं, या पीला वाला हुआ नहीं, कभी भी नहीं ले। तो मैंने अभी यू हैव टू सेटिस्फाइड विद दैट व्हाट यू गॉट इट। जो आपको समाधान लेना करना है कि जो भी मेरे पास है वो स्कोप अप विद द स्ट्रेस। दूसरा जो है अवॉइडेंस कि जैसे उसमें क्या होता है कि दोनों भी गोल आपके सामने होते हैं, लेकिन दोनों को निगेटिव थिंग्स होती है। कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको फेल भी नहीं होना है, लेकिन स्टडी भी नहीं करना है ना, फेल भी नहीं होना है लेकिन उनको तो स्टडी करना पड़ता है। तो ऐसे ही सिचुएशन में हमें जो निगेटिव पॉइंट्स है उस गोल के, तो हमें उनमें से एक चूज करना पड़ता है। सो ओके, उसको निगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन उनमें से एक पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से है वो आपको चूज करने पड़ता है। कि जैसे एक बच्चा है, उसको जैसे मनोज जी, आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चा है, उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, या उसको पता चल रहा है कि लेकिन उसको फेल नहीं होना है, तो उसको एक बता दिया कि स्टडी तो आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि आगे जाके आपको एक बड़ा इंसान बनना है। तो उनमें उसमें निगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन उसमें उस निगेटिव पॉइंट से कन्वर्ट कि पॉजिटिव पॉइंट जो है वो सोचने की, जब हम सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दैट कि उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी वेलबींग है। तीसरा जो है कि एक तीसरा जो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इनमें से 2 गोल ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इट इज इजी टू सॉल्व, मुझे ये बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एक को पॉजिटिव थिंग्स होती है, दूसरे में नेगेटिव थिंग्स होती है। लेकिन वो जो पॉजिटिव थिंग है, वो पॉजिटिव थिंग हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं नेगेटिव अवॉइड करके। सो पहले दो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे जिंदगी में हर वक्त आते हैं, और हम कभी-कभी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। कि सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट है, या कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि कभी-कभी डिस्प्लेसमेंट में कि सपोज एक बॉस है, बॉस ने गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल लिया, मेरे ऊपर निकाला, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर वो गुस्सा निकलता हूँ। तो ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो या मनोज जी आपको पता चले जाएगा, क्योंकि मैं और मनोज एक ही फील्ड में है, बाकी के हो गए लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में पता चले। तो मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर। जब भी किसी बच्चे को हमने कहा कि होमवर्क कर लाया क्या, वो क्या बोलता है, सर मेरा पेट दुख रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था। ये उसको पता था कि कल सर मुझे बोलेंगे कि होमवर्क लाया कि नहीं, वो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। तो क्यों है डिफेंस मैकेनिज्म? क्योंकि वहां पे स्ट्रेस है।
और तो वो स्ट्रेस की वजह से हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। और सपोज कि मनोज नहीं बोले ओके आपका पेट दुख रहा था तो परसों या कल लेके आओ, तो ही वो सिचुएशन ये पार कर लेता है कि उस सिचुएशन से वो डिफेंस हो जाता है कि चलो आज का दिन तो खत्म हो गया, आज का होमवर्क से पनिशमेंट जो मिलने वाली थी वो पनिशमेंट से मैं मुक्त हो गया। लेकिन स्ट्रेस जो है अगले दिन डेवलप होता है जब वो होमवर्क सामने आता है। तो इसीलिए वर्क प्रोडक्टिविटी एंड द कंट्रीब्यूट वर्क प्रोडक्टिविटी वहां पे डेवलप होती है। तो इसकी वजह से हम और सेकंड जो है आपका जो प्रोडक्टिविटी है कि और कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी। वर्क प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि काम जो होता है उनको एक मराठीमध्ये त्याला म्हणतात की बोजा वाटतो, कामाचा बोजा वाटतो, हाँ कि प्रेशर लगता है कि जैसे बॉस ने कुछ काम कह दिया कि इमीडिएटली सर मुझे क्यों बता रहा है वो अच्छा करेगा, सर मुझे क्यों बता रहा है वो अच्छा करेगा, तो डायरेक्टली वो लेकिन आपकी काम में से जैसे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो जॉब भी करते हैं और साइमल्टेनियसली एक प्रोडक्टिविटी काम भी करते हैं कि जैसे कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट उस तरफ हो गया। आपका काम का ये एक क्या बोलते हो कि अपने समाज के लिए कुछ प्रोडक्टिविटी काम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक आपकी वेलबींग की तरफ आप है ना कि कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हमेशा एक मेरे सामने जो माननीय अन्ना हजारे जी, वो तो आर्मी में थे, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकती थी और मिलती भी है, डेवलप के लिए एक मन में एक ठान ली और वो गांव डेवलप किया। तो उनका जो प्रोडक्टिविटी वर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसा ओके अन्ना जी महान थे, लेकिन हम में भी है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं और उस काम में जो हमने इन्वॉल्वमेंट ले लिया तो हमारा भी एक प्रोडक्टिविटी काम हो सकता है और कंट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये WHO कह रहा है कि हम ऐसे करके हमें वेलबींग हम बन सकते, एक अच्छा इंसान, वेलबींग एक अच्छा, जैसे कि सलमान खान की टी शर्ट्स पे हमेशा ह्यूमन बीइंग होता है, तो ये ह्यूमन बीइंग और वेलबींग इट इज नॉट सिमिलर, लेकिन ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है वेलबींग। और मेंटल हेल्थ आपका कब अच्छा रहेगा, जब आप वेलबींग रहेंगे, तो अच्छा इंसान रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो the aspect of work that harm or impair mental health well-being are commonly referred to as a psychological risk, but it may be more helpful to refer the psychological risk simply as a risk to mental well-being. Okay, अब ये साइकोलॉजिकल रिस्क क्या होती है, एक आगे स्लाइड okay. Mental distress, also known as mental illness, is different from everyone. कि जैसे कुछ बच्चे या आदमी या महिलाएं, उनमें से एक मैं अलग हूँ ऐसे एक सोच रहती है, वो सोच में उनमें से एक मेंटल डिस्ट्रेस आता है। तो ऐसा हर एक इंसान को एक पोटेंशियल व्यू दिया गया है
कि उनमें से एक डिफरेंस एस्पेक्ट होता है, और वो सर्च करने के लिए खुद को एक आईने के सामने खड़े होके खुद को एक सर्च करना पड़ता है कि मुझ में पॉजिटिव क्या है। उसमें कुछ नहीं है ऐसा पता है कि आईने के सामने कुछ नहीं, आपका सिर्फ चेहरा दिखेगा, लेकिन मेरे अंदर क्या चीज है वो जैसे कि एक मैं बता एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब आप एक मनोज सर जी, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक काम देता हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक 3-4 लड़कों को साथ में लेके एक स्पेलिंग करने के लिए एक स्पेलिंग दीजिए, और आप उनको बताइए कि एक स्पेलिंग इसका कर लीजिए। आपने डेवलप किया होगा उनमें से वो कॉग्निटिव कंसेप्ट जो होती है वो डेवलप की होगी। तो और आपको करने नहीं आएगा, आपको ये बिल्कुल आएगा नहीं, आपको बिल्कुल आएगा नहीं, उनको बिल्कुल आएगा नहीं, क्योंकि आपने उनको डिमोटिवेट किया है। ऐसा मत करो सर, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रेस होता है कि मुझ में ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। सो ड्यू टू दैट कि ये पुअर मेंटल हेल्थ बन सकती है, इसलिए मुझे ये करना आता है और मैं कर सकता हूँ, ऐसी सोच हर एक में डेवलप होनी चाहिए। वी ऑल हैव टाइम्स व्हेन वी स्ट्रगल विद आवर मेंटल हेल्थ। जैसे कि एक मैंने जो एक सिने अभिनेता है, मैंने उसकी एक बायोग्राफी पढ़ी है, मिथुन चक्रवर्ती, और उसमें एक स्ट्रगल था कि उसने कहा कि मैं कई दिन 6-7 महीने तक मैं फुटपाथ पे सोता था, और उसका जो दोस्त था वो हमेशा बोलता था कि तुझे काम मिलेगा। उसका जो मोटिवेशन था वो मोटिवेशन मुझे स्ट्रगल करने के लिए और मेंटल हेल्थ मुझ में डेवलप हो गई। तो इसीलिए मुझे वो पहली पिक्चर मिल गई और उसको मुझे अवार्ड भी मिल गया था नेशनल लेवल पे। तो ये वी ऑल हैव द टाइम्स व्हेन वी स्ट्रगल्स विद आवर मेंटल हेल्थ। हम कि डीमोटिवेट होने की वजह से हम स्ट्रगल करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन मोटिवेशन उस स्ट्रगल के साथ मोटिवेशन करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो ये स्ट्रगल होने के बाद अच्छे दिन आएंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉपर डेवलप हो सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप व्हेन दिस डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और द फीलिंग goes on a long time and affect our ability to enjoy our lives the way we want to. जैसे कि एक एक एक्सपीरियंस नहीं है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब हमारे मेंटल हेल्थ के जब प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जो सॉल्यूशन अभी सर ने बताया था, मनोज सर ने, कि मुझे बहुत सारी डिफिकल्टी आ गई, लेकिन उस डिफिकल्टी से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, और वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस जो है वो मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं कौन सा ये छोड़ के मैं आगे जा सकता हूँ, ऐसे फीलिंग्स वहां पे आने लगे। तो उनमें से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और वो लॉन्ग टाइम इफेक्ट हो गया। तो डीमोटिवेट होने की वजह से हम मोटिवेट हो गए उस प्रॉब्लम से। सो सम पीपल may have a diagnosis, other may not, or may not agree with it. This is the biggest problem
और यहाँ पे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस मेरे साथ है कि मुझ में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। इवन कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, वो कभी बाहर गए ना तो वो बताते नहीं मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, कभी नहीं। कुछ घर में बता कि आप चाय लेंगे, हाँ तो शक्कर बहुत सारी होती है, लेकिन वो बताते नहीं कि मुझे शुगर का प्रॉब्लम है या मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, नहीं बताते। तो सम पीपल मे हैव अ डायग्नोसिस बट अदर मे नॉट। अभी सपोज कि बता दिया सब जो कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे डायबिटिक है, तो मैं किसी घर में गया तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं बिगर शुगर वाला चाय बना दो क्योंकि मुझे डायबिटिक है। तो डायग्नोसिस योरसेल्फ, और इसी बारे में मैं एक एग्जांपल, ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ पे है और डायग्नोसिस होता नहीं है, तो इसकी वजह से और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। कि मैं एक स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, और उस पेरेंट टीचर मीटिंग में मैंने उस हेडमास्टर को एक कहा था कि मैं 2 पेरेंट्स मीटिंग लूंगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की पेरेंट टीचर मीटिंग और दूसरा जो है कि लर्निंग डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स है उस पेरेंट्स की मीटिंग में अलग लूंगा। एक पहले तो नॉर्मल और लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स की साथ में लूंगा, लेकिन तो उन्होंने कहा कि लर्निंग डिसेबल के पेरेंट्स की मीटिंग में और इस मीटिंग के बाद ऑर्गेनाइज करूंगा। तो ओके, पहली मीटिंग हो गई, लेकिन दूसरे में मैंने हर एक पेरेंट्स को पूछा, आपको पता है कि आपके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है? वो बोल रहे थे नहीं, बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे वो लर्निंग डिसेबिलिटी कम होती जाएंगी। तो others may not have and they are not agree with that problem। कभी भी पेरेंट कि हम स्वीकृति नहीं करते कि ये प्रॉब्लम मुझ में है, तो वो पहले वो प्रॉब्लम मुझ में है वो स्वीकृति करना चाहिए, तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग बना सकती है। क्योंकि कि कॉन्फिडेंस कि मुझ में सपोज वो लर्निंग डिसेबल्ड के पेरेंट्स के मैंने बताया कि आपके बच्चों में प्रॉब्लम है और मेरे तरफ एक 7 दिन का आप तुम्हारे लिए पेरेंट्स के लिए एक घंटे का एक कोर्स है, मैं उसकी आपको बता दूंगा कि आपके लड़के की कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो डेवलप करने के लिए एक रोज 1 घंटे का प्रोग्राम में बता दूंगा। आप उसके घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। नहीं हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं है, हमें टाइम नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप जो बच्चों की माता है उनको पूछा आप क्या करते हैं, तो बोलते कुछ नहीं, हम हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ होके उनको वक्त नहीं है, तो may not agree with it कि हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है और वो सुधारने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सोच उनमें नहीं थी। इसीलिए अभी उनका भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो गया कि मेरा बच्चा में कुछ तो कमतरता है, कुछ तो कमियां है, तो ये कमियां मैं कैसे दूर कर सकती हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन पे पास कुछ आइडिया नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी, तब मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे। तो यू हैव टू वेन मुझे आपको सोचना है कि आपको पहले डायग्नोसिस करना है, उसके बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपने कर ली,
तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ आपके स्ट्रांग हो जाएगी. देन कॉन्स्टेंटली कॉस्टली टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कि पुअर मेंटल हेल्थ जैसे कि आप इंडिविजुअल रीत्या, आप वैयक्तिक रीत्या आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसके साथ आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप कर वो, और धीरे धीरे वो एक्यूट और क्रोनिक बन जाती है, और उसका रिजल्ट जो है वो आपके रिपीटेड एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स. तो impact can be mild to serve psychological disorder, for example depression, anxiety, stress, and the some psychological problems, disorder जो है वो डेवलप हो सकती है. तो इसीलिए कि आपको क्या करना है, पहले कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कि आपको कल्चरल फैक्टर जो है वो क्या है आपके. देन द सोशल रिलेशनशिप, you have to develop the social relationship, economical and political system, physical health, spiritual well-being, environment and historical constant. अभी उसमें दो पॉइंट्स जो है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है और फिजिकल हेल्थ. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स व्हाट कि सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हेरिडिटली ट्रांसफर होते हैं कि जिसके घर में डिप्रेशन और एंजाइटी के या जनरल एंजाइटी जीएडी की प्रॉब्लम्स होते हैं या सुसाइडल थिंकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें जो हेरिडिटी होती है वो हेरिडिटी की वजह से ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. असम सोशल रिलेशनशिप, आपने सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं की तो क्या कि जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है वहां पे कि इमोशनल कैथारेसिस, आपकी जो भावना है वो कैथारेसिस होनी चाहिए, यानी उसका विरेचन होना चाहिए. तो विरेचन के लिए आपको सोशल रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए. वो कैसे कैसे वो बाद में. तो रेजिलियंस मॉडल, इंडिविजुअल और स्किल एंड हैबिट्स, सपोर्टिव एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्टिव एक की हेल्दी हैबिट ऑफ रेजिलियंस पीपल. ये डॉक्टर ल्यूसी होन जो है उन्होंने ये कहता है रेजिलियंट पीपल know that suffering is part of every human being existence. A perfect life is not the norms. जैसे कुछ सोच होती है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस अलग अलग होती है, वैसे ही लेकिन मेरे जिंदगी में या किसी की जिंदगी में मराठी मध्ये एक हे आहे बघा की जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधून पाहे. जग में कौन सुखी है ये खुद के मन को तो यही सोच हमारे दिमाग में चाहिए कि हर एक को प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है. हाँ, हर एक को प्रॉब्लम अलग अलग की. हमारी प्रॉब्लम की तरह तुम्हारी प्रॉब्लम या किसी की प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकती, लेकिन हर एक की जिंदगी में हर एक प्रॉब्लम होती है. तो क्या बोलते हैं उसके, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जन्म लेता है तो उसको हर एक चीज में सक्सेस मिलती है, परफेक्शन होता है नहीं. ओके, तो ये सोच हमारे दिमाग में चाहिए. ये लूसी होन ने कहा है. रेजिलिएंट पीपल आर गुड एंड at identify what they can change and accepting what they can't. कि आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई
एंड एक्सेप्ट, जैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बदल कर सकता हूँ। इसलिए मैं एक छोटा सा एक आपको वर्कशॉप की तरह एक काम देता हूँ। आप घर में जब भी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप एक आपको खुद का एनालिसिस करना है कि तुम्हारे इसमें सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और सबसे बड़े वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वो एनालिसिस करो। उसके बाद तो जो भी वीक पॉइंट्स है वो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जैसे कि सपोज कि मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, ओके, एनीवे डिक्शनरी ले लो और ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन चेंज योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि वो कम है, जैसे कि मुझे 4 लोगों से साथ बातें करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन स्टेज में गया तो मुझे डर लगता है। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप स्टेज के ऊपर जाके वो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एंड जो मुझे करना नहीं आता वो छोड़ देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि करना नहीं आता, जैसे कि मैं एक सीरियसली बात है कि एक 42 साल का एक लड़का था और थोड़ा वीक था, तो उसके जो दोस्त थे वो जिम जाते थे और उसकी तबीयत पहले से वीक थी, तो बहुत सारे लड़के ने कहा कि आप जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो। वो जिम जाने लग गया। एक दिन सडनली उसको कार्डियक हो गया और उसका हार्ट अटैक किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसकी तबीयत के हिसाब से उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, ओवर एक्सरसाइज हो गई, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि आपको जो नहीं आता है उसमें जाने की कोशिश मत कीजिए, जो आता है वो डेवलप करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आपको जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। कि हर एक चीज आप परफेक्ट नहीं होते, हर एक चीज में आप खुद को एनालिसिस नहीं कर सकते। जो चीज मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब होता नहीं है तो डिप्रेशन ज्यादा आता है। मुझ में कुछ तो कमियां हैं, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होने लगता है और उसकी वजह से आप में एक डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू हो जाती है। Then resilient people are good at asking, is what I am doing helping or harming me? जो खुद को संभालने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं वो हमेशा खुद को कि what I am going to do, it is good for me or it will be harming to me। ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है। कि जैसे किसी ने कहा कि आपकी सैलरी अच्छी है तो आप एक 20-25 लाख की गाड़ी लीजिए। तो जब मैं 7-8 लाख की गाड़ी लेके मैं ट्रैवल कर सकता हूँ तो 25 लाख की गाड़ी क्यों? क्योंकि ये 8 लाख की गाड़ी मुझे सफिशिएंट है। 25 लाख की गाड़ी की ली तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी सबका कॉस्ट ये मुझे इट विल हैव टू मी ना, कि ये सोच हमेशा दिमाग में ले कि इसके बाद ना। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जैसे एक मराठी में कहाणी है की स्वतःच्या बागेमध्ये चांगले आलेल्या फुलांकडे चांगल्या दृष्टिकोनाने बघण्यात वेळ घालवावा की त्यापेक्षा की दुसऱ्याच्या बगीच्यामध्ये चांगले आलेले फुलं माझ्याकडे का नाहीत याच्यापेक्षा स्वतःच्या बागेकडे बघावं। इसका मतलब क्या है कि खुद की जो बगीचा होता है उस गार्डन में अपने सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स है वो लगाए हुए हैं,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पड़ोस वाले गार्डन में देखते हैं उन्होंने लाल रंग का गुलाब लाया है, लेकिन मेरे पास पीला रंग का गुलाब है, वो मेरे पास नहीं है। आपका ध्यान उधर जाता है। इट विल हार्म टू यू। लेकिन मेरे पास जो है वो मैंने अच्छा किया, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प और इट विल डेवलप योर मेंटल हेल्थ। लास्ट जो हो उनका ये है, ग्रेट एट फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटर फॉर यू। जो भी मुझे अच्छा मिला है वो अच्छा ही है, ऐसा सोच के आगे चल पड़े तो आपको अच्छा लगेगा। अभी ये जो है, कंपेयर टू दोज हैप्पी विद देयर हेल्थ, kiwis who rate themselves unhappy. This experiment was conducted in New Zealand कि जो अनहैप्पी लोग हैं उनमें से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उनमें से क्या क्या लैक्यूनास थे, ये कि पहला एक्सपीरियंसिंग पुअर वर्क लाइफ बैलेंसिंग, जो अनहैप्पी थे एक्सपीरियंसिंग पुअर वर्क लाइफ बैलेंसिंग। दूसरा नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड आर नॉट प्रायोरिटीइंग इट, waiting more than 2 days to seek medical treatment, indicating they have been stressed in the last month, less likely to keep their brain stimulated. अभी मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको, not getting enough exercise and not to considering getting it, less likely to spend time outdoors, more likely to consider nurturing, maintaining relationship and spending time with the family, but are not doing this already. So unhappy बनने जो भी है, अभी experience पूरा work life balance। अभी पूरा वर्क लाइफ है कि हमारे इसमें एक ये है कि लैक ऑफ श्रम प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो श्रम प्रतिष्ठा हमें लैक्यूना डेवलप करती है। हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर की मेरे से जो है उन्होंने मेरे से पहले डॉक्टरेट की थी, तो उसको सैलरी ज्यादा होगी। अरे मैं भी काम यही कर रहा हूँ और वो भी काम यही कर रहा है, तो मुझमें कम पगार है उसमें ज्यादा है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर जो होता है वो आपका पुअर वर्क लाइफ बना देता है कि हर एक का श्रम अलग अलग है, लेकिन उसकी जो डिग्निटी है वो सेम है। तो ये सोच हमें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। तो दूसरा जो है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, देखो कि आपको जो भी एज अकॉर्डिंग टू एज जो है एज फैक्टर, कि आपको दिन में नहीं लेकिन रात को 6 to 7 घंटे आपको सोना है। और जो है कि आपकी स्लीप कौन सी चाहिए, कि जैसे ही आप बेड में गए तो आप पहले आरईएम की तरफ जाना चाहिए और दूसरा नॉन आरईएम की तरफ। ये क्या है मैं बताता हूँ कि हमारी जो नींद होती है वो 2 तरह की होती है। एक आरईएम रैपिड आई मूवमेंट्स होती है कि जैसे पहले 15-20 मिनट में हमारे आँख जो होती है वो रैपिडली आई मूवमेंट्स होती है, और उसके बाद हम धीरे धीरे हम नींद के अवस्था में खो जाते हैं। तो एक बार नींद आ गई तो 6 घंटे के बाद आपको उठना चाहिए, ऐसा कि लेकिन आप सोते वक्त क्या होता है कि हम क्या दिमाग में एक सोच है कि स्ट्रेसफुल लाइफ जो होता है ना, उसकी वजह से हमारे जो दिमाग में वो सोच होती है कि सोते वक्त भी वही दिमाग में सोच होने की वजह से आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती। तो ये हेल्थ, आपके हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट करता है।
वेटिंग मोर टुडेज सिक मेडिकल ट्रीटमेंट। कि अभी ये किवी न्यूजीलैंड में किया गया है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो ये तो न्यूजीलैंड का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें भी जैसे कि कोरोना के सिचुएशन में हमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा था कि सपोज मुझे कोरोना हो गया। जैसे लास्ट मार्च और अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल में अप्रैल मंथ में क्या हुआ था कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सपोज कि उस सिचुएशन में मुझे कोरोना हो गया और मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो मेरा क्या होगा, ये सोच है ना आती थी लोगों के मन में। तो ये कि जैसे मैंने कि मैंने देखा है कि हमारे ही कॉलेज के तीन लोग ऐसे थे कि अभी अगले दिन उनको डिस्चार्ज, क्यूर हो गए थे, अगले दिन उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि 3-4 लोग साथ में उसी वक्त जब डिस्चार्ज मिलना था उसी वक्त वो गुजर गए, उनका मृत्यु हो गया। तो इसको हार्ट अटैक आ गया, वो तीनों का हार्ट अटैक आ गया। तो क्योंकि वो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस की वजह से उनकी जो कार्डियोलॉजिकल ये थी वो वीक हो गई और उसमें से तो इसकी वजह से जब भी स्ट्रेस होता है उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट रेट पे या इंस्पिरेशन की जो हमारी श्वासोश्वास की जो गति होती है उसका उसके ऊपर परिणाम होता है। तो उसका डाइजेशन के ऊपर परिणाम होता है, सब इम्पैक्ट कर लेता है। और उसकी वजह से हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होती, थायराइड स्टिमुलेट नहीं होता, इसीलिए हाइपोथायराइड होता है या हाइपरथायराइड होता है। उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है या अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस जो है वो रिलैक्स करने के लिए या मेंटल हेल्थ करने के लिए कि ये जो सोच दिमाग में है ये सोच हमें निकालनी चाहिए। Not having enough money to support myself and my family। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कभी भी स्लम एरिया या जो भी रास्ते के ऊपर लोग जो रहते हैं उनके पास उनकी रात को नींद देखो, वो एक बार नींद में सो गए तो वो सुबह ही उठते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा यही सोच होती है, नॉट हैविंग इनफ मनी टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। जो भी पैसा आपके पॉकेट में है उसमें से क्या कर सकते हैं, इसका ये जो है आपके पास वो सोच हमारे दिमाग में चाहिए। अदरवाइज हम जो नहीं है उसके बारे में सोच ले कि जैसे कि सपोज कि मेरा पगार जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरी जो क्रेडिटेड बाजू है उसके हिसाब से मैंने डेबिटेड ज्यादा कर दिया, तो उसी वक्त मेरा क्या होता है कि मनी टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पैसे कैसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर को मैं बोलूँगा कि ये बहुत सारी कि आजकल SIP है, FD है या बहुत सारे चीज़ है कि इकोनॉमिकली वो एक इकोनॉमिक के प्रोफेसर या किसी को जो भी हाँ CA होते हैं उनको बुला के ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो होते हैं उनके बारे में 1 घंटे का लेक्चर दिया, तो बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लोगों के सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वेदर माय किड्स विल बी कोप विद द प्रेशर ऑफ लाइफ। ये तो हर एक पेरेंट्स को सताने वाली चीज है कि मेरा बच्चा आगे जाके
जैसे कि इंजीनियरिंग मेडिकल में गया तो पहले दिन आप न्यूज़पेपर में आता है कि किसी ने रैगिंग होने की वजह से सुसाइड किया, तो इमीडिएटली आपके पेरेंट्स होने की वजह से ये दिमाग में आता है कि अरे मेरे लड़के के साथ रैगिंग हो गई तो क्या हो सकता है, दिमाग में इमीडिएटली चल नहीं। आपका बच्चा 10वीं में है, वो रैगिंग बिगिंग होती है, वो तब तक वो 2 साल निकल जाएंगे, वो बच्चा ऑटोमेटिकली जब जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे वो सॉल्व करते करते वो भी क्या बोलते हैं वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ऐसी उसकी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यू डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लोग वही सोच में रहते हैं। आवर प्लैनेट फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, और ये तो 50% लोग बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बहुत सारे लोगों को टेंशन आती है। अभी मेरा काम है लेकिन बाहर धूप बहुत है, मैं कैसे कर सकता हूँ। ग्लोबल इवेंट इश्यूज जैसे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भारत का भी हो सकता है क्या, या अमेरिका अटैक कर सकती है क्या, ये बहुत सारे स्ट्रेस हम खुद के ऊपर लाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। नॉट बीइंग हैप्पी इन माई सेल्फ एंड फीलिंग गुड इनफ कि 49% लोग कहते हैं नॉट बीइंग हैप्पी इन माई सेल्फ, मैं खुद में हैप्पी नहीं हूँ। जो क्यों नहीं हैप्पीनेस क्यों नहीं है, क्योंकि बीइंग अ बर्डन, असल कि खुद के ऊपर एक ज्यादा बोझ लेके हम चलते हैं, इसकी वजह से। तो माय पेरेंट्स रिलेटिव गेटिंग एल्डरली एंड नीडिंग केयर कि ये है मिसिंग आउट, और मिसिंग आउट ऑन द फन साइड ऑफ लाइफ कि मैंने पहले पढ़ाई में ध्यान दिया इसलिए मैंने कुछ जिंदगी में एंजॉय किया नहीं, उसके बाद सर्विस लगी, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बच्चे, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका। तो ये दिमाग में सोच, आपकी जिंदगी गई नहीं है अभी तक, आपकी उम्र बहुत सारी है। तो ओके, पास्ट इज द पास्ट, जो आपका भूत था वो भूतकाल था, लेकिन आगे जाके कल से मैं एंजॉय करने के लिए खुद को एक वक्त दूंगा, ये सोच दिमाग में लाके खुद को बदलना चाहिए। इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ तो क्या क्या करना चाहिए, फीलिंग गुड, पॉजिटिव फीलिंग एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, कि हमेशा दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव फीलिंग लेके चलना चाहिए। और लाइफ सेटिस्फैक्शन, जो भी आज मिला है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। फंक्शन वेल, डूइंग थिंग्स दैट प्रोवाइड मीनिंग एंड पर्पस, कि जो भी आपके हाथ में मिला है वो अच्छे के लिए है। और जैसे हमारी गीता जो है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हम साइकोलॉजी के बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि काउंसलिंग ये कंसेप्ट जर्मन, अमेरिका या इंग्लैंड से आई है, ओके, लेकिन बेस जो है वो ग्रेट काउंसिलर जो है लॉर्ड कृष्णा है। काउंसलिंग में क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स सामने वाले में होती है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए काउंसलर रहता है। वो काउंसलिंग का काम श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था। उस गीता में कहा है कि जो मिला है ना, क्या बोलते हो कि समय से अवल जी आपका हैंग हो गया है। हेलो, फील गुड, फंक्शन वेल एंड कनेक्टेड। अभय जी आपका वीडियो हैंग हो गया है। यहाँ पर हम जो है किसी को कोई सवाल है तो देखेंगे।
क्योंकि इमोशनल वेलबींग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम चाहते हैं कि आप इस बारे में सवाल पूछिए। हेलो, आवर ट्रेनर विल बी जॉइन सून। किसी कोई सवाल है इमोशनल वेलबींग के बारे में? भैया मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत बार सोसाइटी में ऐसे लगता है कि कुछ लोग इमोशनली फिट नहीं है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उनको कन्विंस कैसे किया जाए किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे तो रेडी नहीं होते, सर से उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं आती है, तो उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे एनजीओज हैं कि सर आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। आपका एक- वीडियो ऑन है लेकिन आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपका चेहरा दिखाई दे तो और अच्छा लगेगा। मेरा हाँ हाँ, ये सभी दिखाई दे रहा है सर। लाइट डिम है। बहुत सारे एनजीओज हैं या साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, वो ऐसे लोगों को एक काउंसलिंग करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट किस लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ये उसकी काउंसलिंग होती है। और उसके पास ऑटोमेटिकली वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके बहुत सारे साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स है या एनजीओस है, वो ऐसे सिचुएशन में काम करती है। राइट, लेकिन अभी सर बहुत सारे समय में ऐसे होता है कि लोग जो है वो काउंसलिंग के पास भी नहीं जाना चाहते, वो काउंसलर्स के पास भी नहीं जाना चाहते, वो काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते, बिकॉज वो चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने अभी बताया कि एक्सेप्टेंस, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते चीजों को। नहीं, ये जो है ना, इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कि हर एक स्कूल में या कॉलेजेस में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि आपको, जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स को बताते हैं कि काउंसलिंग नहीं, एक ग्रुप काउंसलिंग होते हैं कि जैसे कि आपको सपोज एक डिप्रेसिव पेशेंट, उसके सिम्टम्स क्या होती है ऐसा मिला, तो आप उसको लेके हमारे पास आ जाओ, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, किसी का लाइफ हम बचा सकते हैं कि सुसाइडल थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एक 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 स्टूडेंट्स का लाइफ हम बचा सकते हैं। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है कि एशियन कॉन्टिनेंटल में बहुत है, लेकिन जैसे कि सपोज कि फिजिशियंस होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या ईस्टर्न कंट्रीज में, उनको पता चल गया कि इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली वो पहले काउंसलर के पास भेज देते हैं और उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। लेकिन हमारे इसमें वो जो फिजिशियन होता है उसको पता होता है कि इसको साइकेट्रिस्ट की नीड है, लेकिन वो क्या करता है कि उसको इस टैबलेट से वो अच्छा हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर बेस पे वो शुरू कर देता है। दूसरी इंडिया में ये काफी प्राइमरी लेवल पे है ना सर। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में क्या सुपरस्टिशंस बहुत है कि सपोज कि डिप्रेशन का पेशेंट है या हाइपर एक्टिव का पेशेंट है, तो सपोज डिप्रेशन का है तो वो एक कोने में बैठ गया, तो और वो कुछ काम नहीं करता, तो इमीडिएटली वो किसी साधु बाबा पीर या फकीर के पास लेके जाते हैं, तो वो बोल देता है कि बाबा इसलिए किसी ने इसको पकड़ लिया है, तो वो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की जैसे कि मननगर में स्नेहालय नाम की एक बड़ी संस्था है, या डॉक्टर धामने की मनगांव नाम की एक बड़ी संस्था है, उनमें वो लोग क्या काम करते हैं कि जैसे कि रास्ते पे ये स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड या बहुत सारे पेशेंट्स घूमते हैं, तो उनको वो पकड़ के उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहां पे लेके जाते हैं। आपने लास्ट टाइम बताया। हाँ, तो आप भी उसका एक हिस्सा हो। हाँ, तो इसकी वजह से उनमें कि एक पेशेंट अच्छा हो गया
तो वो देखिए, अरे बाबा, वो रियली डॉक्टर इज गुड, या उसकी वजह से मैं मेरे जिंदगी में क्या था और क्या बन गया, तो यही पेशेंट बाहर जाके बता देता है। तो वो स्प्रेडिंग हो जाती है, पॉजिटिव स्प्रेडिंग की मेडिकल ट्रीटमेंट इज। लेकिन हमारे कि दिमाग का डॉक्टर, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। मैंने पहले क्या एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या डायरेक्ट वो स्ट्रेस है। न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट है, हाँ, फिजिशियन या फिजिशियन, और फिजिशियन के बाद डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, उसके बीच में कुछ नहीं। हाँ सर, एक्चुअली रिलेशनशिप लेवल पे जो है ना, ये वेलबींग जो है, इसमें ज्यादा इश्यूज होते हैं बहुत सारे समय में। रिलेशनशिप लेवल पे जिसके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या पेरेंटल रिलेशनशिप है, उसमें जो है ये फैमिली के अंदर होता है, ये घर के बंद दीवार के अंदर होता है, राइट? ठीक है, तो उसमें वो अवेयरनेस पहुंचाना, जिसके हम बात कर रहे हैं अब, वेलबींग की, कीपिंग योरसेल्फ वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले प्राइमरी लेवल पे डायग्नोस कैसे करें कि कोई फैमिली लेवल में इश्यूज चल रहे हैं या पेरेंटल लेवल, उसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये कि फैमिली जो होती है कि बच्चा फैमिली डिस्टर्ब होगा तो बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी में होगा, या बार बार वो घर पे रहता नहीं, वो बार बार हमेशा सब 24 घंटे में वो कम से कम 16-17 घंटे वो बाहर ही रहता है, तो वहां पे फैमिली डिस्टर्बेंस है। एक तो ये सिम्टम्स है, या डिप्रेसिव हो जाता है, या डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसको फैमिली एनवायरमेंटल स्केल, वो 12 फैसेट्स है, उसमें से एक पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर से हम बता सकते हैं कि रिलेशनशिप पेरेंट्स, जो मदर फादर या सिबलिंग है, उनमें से कैसी उसकी रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से हम फैमिली को काउंसलिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड, ये तो फैमिली रिलेशनशिप हो गया, तो इजीली डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन अनदर रिलेशनशिप की जो है, ये है हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि पहले तो मैंने ये सर्वे पढ़ा था कि 1990 तक भारत में सिर्फ 7% डिवोर्स केसेस थे, लेकिन अभी तो 41% हो गए, पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अभी 1990 से 2018 तक 42%, हाँ, और अभी शायद अभी कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ गया, 6 टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो होती है वो, और मैरिटल काउंसलिंग। अभी जैसे कि हमारे वक्त में, जैसे कि सपोज कि किसी लड़की की शादी हो रही है, तो वो माँ जो होती है वो उसको प्री मैरिटल काउंसलिंग करती थी आपको। कि सपोज कि 14 साल की लड़की हो गई, तो उसको वो पहले बोलती थी आपको चपाती बनाने आनी चाहिए, क्योंकि ससुर में जाके आपको चपाती बनाना है, आपको रसोई में, हाँ, कि वो मेंटली प्रिपरेशन करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि वो जो माँ है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग करती नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली होगी तो इंडिपेंडेंसी, और घर में 1 या 2 बच्चे हैं, वो शेयरिंग थिंग्स जो होती है वो डेवलप नहीं हो रही है। कि जैसे कि सपोज मैंने आज 2 चॉकलेट लाए, दोनों ही चॉकलेट बड़े बच्चे को दिए, तो वो एक चॉकलेट छोटे भाई को देगा नहीं। क्या हो रहा है कि वो बड़ा वाला जो वो दोनों ही खा लेता है। तो वो शेयरिंग जो है, वो शेयरिंग फैक्टर वो नहीं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसको पता है मैंने 2 खा लिए तो उसको 2 मिल जाएंगे। वो शेयरिंग फैक्टर जो वो जब भी ऐसी
कि क्या होता दो में से दो दे है दिए तो कल्चर, पेरेंट्स और हाँ, ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज। कल्चरल फैक्टर ये जो है वो स्टिक हो गया कि राइट, शेयरिंग नहीं है, तो वो बाद में शादी होने के बाद, शादी में क्या है कि निगोशिएशंस बहुत होते हैं, आपको निगोशिएशंस करना है, तो उसमें शेयरिंग है, शेयरिंग इमोशंस, शेयरिंग ईच एंड वो एवरीथिंग शेयरिंग विद योर, केयरिंग में कन्वर्ट नहीं होता। हाँ हाँ, तो वो इसका मैं क्यों शेयर करूं, मेरी सैलरी है मैं क्यों दूं मेरे पति को, या मेरी सैलरी है मैं क्यों दूं मेरे पत्नी को, मैंने कमा के लाया है, मैं भी 10-10 12-12 घंटे काम करता हूँ, वो जो शेयरिंग एंड केयरिंग का जो ये है वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो है वो एक इमैच्योरिटी की तरह हो रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल इस रिलेशनशिप में डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन बेसिक लेवल पे क्या करना चाहिए? की सॉल्यूशन जो है कि जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट वेलफेयर एक ये है यूनिट है, तो उसमें से एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, 2-2 दिन का एक लेक्चर सीरीज है, जब पूना यूनिवर्सिटी या SNDT यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉलेजेस में प्री मैरिटल काउंसलिंग या पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। तो हाँ, तो उस बच्ची को या बच्चे को हमने काउंसलिंग ये करा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग की प्रोसेस बता कि वो आगे जाके थोड़ा तो ऑर्गेनाइज हो सकता है, लेकिन हर एक फैमिली में एक ही माँ और पिताजी, बच्चा या लड़का या लड़की मैरिज उसकी शादी की उम्र हो गई तो उनको एक काउंसलिंग करना चाहिए घर में कि आपको निगोशिएशंस कहाँ पे करने हैं, या आपको कैसे एडजस्ट करना है हर एक सिचुएशन में। जब भी आपके जीवन में या जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप कैसे फेस करना है, ये ट्रीटमेंट घर से देनी चाहिए। और तो इसके लिए इसीलिए ना ऐसे लेक्चर्स की जरूरत है कि हर एक पेरेंट्स को कि हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू डेवलप द relationship or the communication skills with the husband and wife। यानी कि स्कूल और कॉलेज जो है और कम्युनिटी प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें चीजों में इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए, और वो ले रहे हैं बहुत सारे अभी इंडिया में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है अभी भी इंडिया एशियन कंट्रीज में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। और किसी को कोई सवाल है, और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? मनोज जी, आपको कुछ जानना है? अनामिका जी, आपको कुछ पूछना है? निशा जी ने तो पूछ लिया। धर्मेंद्र जी, हाँ बोलिए। सर मेरा एक आज के जो विषय से थोड़ा सा अलग से एक मेरा क्वेश्चन है सर के लिए। ओके बोलिए सर। सर मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एक्चुअली, जो जाने एक किसी भी एक पर्सन को अभी अगर हम कुछ अच्छा बताना चाहते हैं कि ये काम अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो वो अच्छा होगा, लेकिन उस व्यक्ति की इस मेंटलिटी ये है कि अगर इस काम में ये काम अच्छा भी है लेकिन इसका क्रेडिट इस व्यक्ति को न जाए, तो उस व्यक्ति की मेंटलिटी हम किस प्रकार से पॉजिटिव कर सकते हैं जिसकी वजह से सोशल कामों में हमें हेल्प मिले? शालिग्राम जी, आपने भी बहुत सारे वक्त से महसूस किया होगा कि आपका काम का क्रेडिट कोई और लेना चाह रहा है या आपको रोकने की कोशिश कर रहा है आपके अच्छे इनिशिएटिव में। ऐसे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि करे कोई और क्या बोलते हैं उसके ऊपर, हाँ पाए कोई, ऐसा हर एक इसमें होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक है कि पहले ये निकालो कि दिमाग में आपके नहीं रहेगी, लेकिन एक मैं बात बताता हूँ कि आपको पता है कि ये इस व्यक्ति
आपका पूरा क्रेडिट लेके जाएगा, तो उस व्यक्ति के साथ काम ही नहीं करना। जो भी है वो बोलेगा कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, और मैं ये काम करूंगा, और ये काम हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे और क्रेडिट दोनों लेंगे। तो उस व्यक्ति के साथ काम करने में जो मजा है उस व्यक्ति की, कि आपको पता है कि ये क्रेडिट पूरा लेके जाएगा, तो उस व्यक्ति के साथ काम ही नहीं, और वो सुनेगा भी नहीं। वो क्या बोलते हैं उसको, एक इसकी तरह कि मेरे दिमाग में ये करना है ना, तो मुझे यही करना है। आप कितना भी बताओगे कि नहीं बाबा, कि इस रास्ते से जरा थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन वो ही रास्ते से वो जाएगा। तो उस वक्त जब उसको क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट हो जाएगा, तब उसको पता चलेगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि मैंने भी सोशल वर्क करते समय बहुत सारे लोगों को, मेरी सोच थोड़ी अलग है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चलो तू काम कर रहा है ना, तू क्रेडिट ले ले मुझे मालूम है मैंने कितना काम किया, बस यही मेरे दिमाग की यही सोच है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे आप भी करो, लेकिन क्रेडिट तो लेना ही चाहिए। कौन से काम का जो सोशल वर्क है उसमें आपका क्रेडिट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आप उस काम में मेहनत करके आप करते हैं और दूसरा क्रेडिट लेके जाएगा, वो अच्छा नहीं रहता। मैंने 2-3 बार ये देखा है, इसीलिए मैंने अभी ये सोचा कि खुद मैं अकेला काम करूंगा, किसी के साथ काम नहीं करूंगा। एकला बस चलो ये रे, एकला चलो। एकला चलोगे बस, Yes, वही वही सोच के काम तो उसमें आसान भी होता है, क्योंकि मैं मेरे दिमाग से चलता हूँ, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं, इस तरह से काम कर तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन ओके, तो हाँ, यस तरह से हमें करना चाहिए। लास्ट विजिट है ना, और मैं आप सबको बता दूं कि लास्ट वीक जो था, लास्ट टू लास्ट वीक जब मैं सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए थे हम लास्ट सैटरडे, उस वक्त जो है मैं उससे जस्ट पहले मैं शांति निकेतन गया था। तो शांति निकेतन में मैंने एक चीज जो है रविंद्रनाथ जी की ऑब्जर्व की। रविंद्रनाथ जी ने हमको बताया हुआ है कि रास्ते में आपको 2 चीजें रोकनी है। एक जो है वो अपना ईगो, और एक जो है वो किसी और का ईगो। यही रोकने आपको वाला। जो है हमेशा रोकेगा। लेकिन फिर भी आप एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। तो ये जो किसी है मनोज जी आपको करना चाहिए, और हम सबको करना चाहिए कि कोई है आपके साथ या नहीं है, आपको डर लगे, आपको रास्ते में जो है कोई रोकने की कोशिश करे, आपको डराने की कोशिश करे, तो भी एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। कि पहला वाला ईगो तो बहुत सारे आपको आइडियाज देगा, लेकिन Right. दूसरा वाला सर ने दूसरा जो वाला कहा है, ईगो, दूसरा yes, ईगो वाला जो दूसरा है ना, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। बहुत डिस्टर्ब करे और अंदर से हिला के रख देगा शायद। तो इसलिए जो है वो गाना आप सुनिए मनोज जी, एकला चलो रे, काफी अच्छा है। मैं शांति निकेतन गया था तो मैंने वहां पर बहुत सारी शांति महसूस की अंदर से। वहां पर सब बंद था, कोविड की वजह से सब बंद था, लेकिन जो इंटरनल इटरनल पीस जो है ना, सेटिस्फेक्शन जो है, वो मुझे वहां पर महसूस हुआ। और काफी बेहतरीन है शांति निकेतन, आप सबको विजिट करना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं डॉक्टर अभय से थैंक यू कहने की, शुक्रिया और आपकी अभिवादन करूंगा उनसे कि एक ऐसी चीज बताइए डॉक्टर अभय कि हमें वेलबींग करने के लिए अगर एक मंत्र आप देना चाहें, एक मंत्र, ठीक है, एक मंत्र, सिर्फ एक मंत्र, या फिर मैंने आप आपके लाइफ में जिसने, या आपका कोई लाइफ का ऐसा मंत्र हो तो जिसने आपकी लाइफ पूरी बदल दी, ठीक है, तो उस तरह से हमें जो है ना आपका एक विजडम विजडम कोड या विजडम जो है, जो हम हमेशा अपने ध्यान में रखें, ठीक है। कि डॉक्टर अभय से हमने ये सीखा, हमने डॉक्टर अभय से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम डॉक्टर अभय का जो इसेंस है, इसेंस कह सकते हो उसे, तो ये इसेंस जो है आप हमें बताइए। ओके, ये जो एसेंस है अभी स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, ये मेरे जिंदगी के 5 मंत्र है ग्रेट। जो मैं हमेशा ये रहता हूँ। कनेक्ट विद अदर पीपल, गुड रिलेशनशिप, एंड द इम्पोर्टेंट फॉर द योर मेंटल वेलबींग। जहाँ पे जैसे अभी मनोज सर ने कहा कि ये सारी चीजें मेरे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, और हमेशा अवॉइड करता हूँ।
Right. हमेशा। वो 5 चीजें को वापस एक बार रिपीट करिए। ये स्क्रीन पे है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। ओके, कनेक्ट विद अदर पीपल्स। हमेशा लोगों के मैं साथ जुड़िए। दूसरे जुड़ा रहता हूँ। गुड रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट। कि जैसे कि अभी मनोज जी कहाँ काम कर रहे हैं? अकोला डिस्ट्रिक्ट में ना? यस यस, अकोला। हाँ, एक विदर्भा में एक बड़े सोशल वर्क के सावजी नाम के, हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे कभी भी किसी गांव में कभी लॉज बुक नहीं करता, लॉज। हाँ। क्योंकि रिलेशनशिप जो है कि जैसे कि मैं किसी के घर पे गया तो मैं पहले फोन करके मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे मेरा खाना और सोना तुम्हारे घर रहेगा। या तू जब भी नागपुर में आएगा तो किसी लॉज बुक मत करना, मेरा घर तेरे लिए हमेशा खुला है। तू रात 1 बजे आ जा, 2 बजे आ जा, मेरा क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। तो ये रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप। तो और मेंटली योर मेंटल वेलबींग, जब भी आपके मेंटल बीइंग कि जहाँ पे डिस्टर्ब होता है वो ट्राई टू अवॉइड इट। जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है कि वो दिमाग में लग कि सपोज कि ये रिलेटिव्स या रिलेशनशिप में ये लड़का या लड़की या कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, तो ये रिलेशनशिप या आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। तो हाँ, या कुछ लोग होते हैं ना कि आप जो कर रहे हैं वो दूसरों को बताते हैं, आपको जब इमोशनली पता ड्रेन चल रहा करते है। हैं, हम इमोशनली हाँ, ड्रेन करते हैं। यस। हाँ, बी फिजिकली एक्टिव। सेकंड जो है, बी फिजिकली एक्टिव। बीइंग एक्टिव इज नॉट ओनली ग्रेट फॉर यू बट फिजिकली हेल्थ एंड फिटनेस। यस। कि हाँ, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए कि हमेशा कि आपके सोने का वक्त छोड़ के आप जब भी जागोगे तो एक्टिवनेस आपके शरीर में होना चाहिए। कोई काम इमीडिएटली आपको लर्न टू न्यू स्किल्स। न्यू स्किल इज द लास्ट वन, राइट? हाँ, यस, गिव टू अदर्स कि आप में जो अच्छा है वो दूसरों को दीजिए, और दूसरों को जो अच्छा है वो खुद लीजिए। हमारी लाइफ का एक last- हमेशा ये रहता है to be enthusiastic learner। और लास्ट वन, गिव्स टू अदर्स, जो अच्छा है आप में वो दूसरों को दीजिए, और जो दूसरों में अच्छा है वो एक्सेप्ट कीजिए। ये हाँ, ये लाइफ के 5 मंत्र जो है, कनेक्ट विद द पीपल, ठीक है, मेक अ गुड फिजिकली रिलेशनशिप, एक्टिव, बी फिजिकली एक्टिव, ठीक है, लर्न न्यू स्किल्स, एंड गिव टू अदर्स, एंड टेक द टेक फ्रॉम देम others। यस, जो उनका अच्छे ही है वो उनके अच्छा ही अपने अंदर ले लीजिए और बेहतर बनिए, राइट? तो इसी के साथ जो है डॉक्टर अभय जी थैंक यू, मनोज जी थैंक यू, निशा जी थैंक यू, अनामिका जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहे और आज का सेशन बहुत ही सीखने जैसा था हमारे वेलबींग के लिए, और हमने ये 5 मंत्र जो है ये हमारे साथ जान लिए हैं और हम इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे। डॉक्टर अभय, दिल से आपको शुक्रिया, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट को और जो भी फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे उन सारे ऑडियंस को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जीवन के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। Enjoy this weekend. God bless. Thank you, sir. Thank you. God bless you. God bless you all. God bless you all. Love you all. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye.